इमेजिन तुम्हारे शहर का टेम्परेचर -60 से 70 डिग्री हो जाए और 90% पॉपुलेशन बर्फ में जमकर मर जाए और हफ्तों तक सरवाइव करने के बाद ना उनके पास बिजली है, ना उनके पास पानी है और ना ही गर्म रहने के लिए कुछ है और धीरे धीरे खाना भी खत्म हो रहा है। हमारी कहानी का हीरो इकलौता ऐसा इंसान है जिसने इसके लिए तैयारी की थी और एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है। ये उसी को खाना देता है जो इसका फायदा कर सके, इफ यू नो व्हाट आई मीन। पर ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से ऐसा ही था। ईयर 2050 में एक स्टार एक्सप्लोजन की वजह से हम दोबारा से आइस एज में पहुंच गए। अमन एक सुपरमार्केट में काम करता था, जिस वजह से उसने सारा खाना अपने घर में स्टोर कर लिया था और ग्लोबल फ्रीज के टाइम पर उसी गर्लफ्रेंड कुछ पड़ोसियों के साथ उसे घर में घुस गई और सारा खाना चुरा लिया और तो और उसके हाथ पैर भी चुरा लिए। और अमन के मरने से पहले एक्सेप्ट भी करती है कि उसने उसे धोखा दिया और धोखे से दरवाजा खुलवाया। और अमन मरने से पहले सोचता है कि अगर कोई नर्क है और मुझे ये वहां मिली तो मैं इससे बदला जरूर लूंगा। तभी अमन की आंखें खुलती हैं और वो 3 महीने पास्ट में चला जाता है, सब कुछ शुरू होने से पहले। वो डिसाइड करता है कि वो दोबारा से उसकी बातों में नहीं आएगा और जिसने भी उसे परेशान किया था सबसे बदला लेगा। 3 महीने में ग्लोबल फ्रीज है और अमन को सारी चीजें जमा करनी है जिससे वो बदला ले सके और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। वो एक सेफ हाउस बनाने की सोच रहा था, तभी एक लाइट उसकी आंखों में जाती है। उसे पता चलता है कि वो किसी भी सामान को एक दूसरे डायमेंशन में बेच सकता है जहाँ पर कोई भी चीज खराब नहीं होती, बिल्कुल एक गेम की तरह। वो यहाँ पर पूरे सुपरमार्केट को स्टोर कर सकता है और उसे कभी खाने की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेस्टी खाने के बारे में सोचते हुए वो कहता है कि 3 महीने बाद वो ऐसा खाना नहीं खा पाएगा और वो एक 5 स्टार होटल में जाता है और 50,000 खर्च कर देता है और सारा बिल अपने क्रेडिट कार्ड पर डाल देता है, क्योंकि 3 महीने बाद उसे बिल पे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सुहाना, जिसे अमन सालों से प्यार करता था और जिसने उसे पिछली जिंदगी में मार दिया था, अपने दोस्त के साथ अमन को होटल से निकलते हुए देखती है और उसकी दोस्त कहती है कि तुम बड़ी लकी हो, ये लूजर तुम्हें पसंद भी करता है और ये काफी अमीर घर से भी है। सुहाना ने लास्ट लाइफ में नाटक किया था कि वो बहुत ही शरीफ और सुशील है और एंड में सब कुछ ले गई। अमन ये देखकर सोचता है कि मेरा मन कर रहा है मैं अभी इसे मार दूं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं जेल में चला जाऊंगा, मुझे ग्लोबल फ्रीज का वेट करना होगा। और तभी अमन अपना कार्ड निकालता है और उन दोनों को कहता है कि मैं सुपरमार्केट जा रहा हूँ, तुम्हें शॉपिंग पर चलना है। वो उन दोनों को यूज करता है सारा सामान कैरी करने के लिए और वो दोनों भी खुशी खुशी उसके साथ चली जाती हैं, इस उम्मीद में कि वो उन्हें भी कुछ दिलाएगा। वो दोनों उससे पूछती हैं कि इतना सारा खाना क्यों। अमन हंसते हुए कहता है क्या पता दुनिया कब खत्म हो जाए। वो दोनों कहते हैं कि हमने तुम्हारी इतनी हेल्प की है, अब तुम्हें हमें डिनर कराना होगा जैसा तुम थोड़ी देर पहले कर रहे थे। अमन हंसते हुए कहता है कि आज मैं बिजी हूँ, मैं तुम्हें कभी और डिनर करवाऊंगा। और सुपरमार्केट से निकलते वक्त उसे शर्मा आंटी दिखती हैं, जो कि उसी की सोसाइटी में रहती हैं और पिछले जन्म में उन्होंने भी इसे धोखा दिया था। उनका पोता अमन की कार्ट से कुछ उठाता है और गुस्सा होकर वो उससे वापस ले लेता है। आंटी कहती हैं कि तुम ये सारी चीजें खुद नहीं खा सकते, तुम बच्चे के साथ एक चॉकलेट तो शेयर कर ही सकते हो। अमन कहता है कि नहीं, या तो तुम अभी पे करोगे या फिर तुम खुद जाकर इसे ले सकते हो। और वो ये बोलकर चला जाता है और पीछे से आंटी गुस्सा होती रहती है। घर पहुंचने के बाद सुहाना कहती है कि हमारे डिनर के बारे में भूलना मत। अमन कहता है ठीक है मैं भूलूंगा। अमन दरवाजा बंद करता है, सारे खाने को स्टोर करता है ये देखने के लिए कि वो ठीक रहता है या खराब हो जाता है। अमन को बहुत सारी चीजें तैयार करनी है, ऐसा घर जिसके अंदर कोई ना घुस सके, दवाइयाँ, खाना, हथियार, ताकि उनसे बदला ले सके। ग्लोबल फ्रीज को 3 महीने बचे हैं और उसे ये सब करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, तो उसे जल्दी से जल्दी सब कुछ बेचकर पैसे इकट्ठा करना हो। अगले दिन वो चेक करता है कि सारा खाना ठीक है, कुछ भी खराब नहीं हुआ। और ये देखकर अमन होटल में कॉल करता है और 500 लोगों का खाना मंगवाता है और कहता है कि मैं 3 दिन की पार्टी रख रहा हूँ ताकि किसी को शक ना हो। अमन अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स निकालता है और बैंक से लोन लेने के लिए चला जाता है। बैंक मैनेजर कहता है कि हमारा इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है और अमन को पता था कि 3 महीने बाद ये सारी चीज़ें किसी काम की नहीं होगी और उसे पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अमन कहता है कि वो 3 महीने बाद इसकी पेमेंट कर देगा और उसे 9 मिलियन मिल जाते हैं, मतलब 90 लाख। अमन शहर की सबसे अच्छी सिक्योरिटी कंपनी के पास जाता है और अपने आइडिया मैनेजर को बताता है कि उसे एक सेफ हाउस बनाना है। वो अमन को बहुत सारे प्लान दिखाता है पर अमन को कुछ भी पसंद नहीं आता और वो उसे अपना प्लान बताता है कि वहाँ पर ऐसा डोर होना चाहिए जो बैंक के लॉकर में यूज़ होता है, वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए, बुलेट प्रूफ ग्लास होना चाहिए, 24/7 सर्वेलेंस कैमरा
और कुछ हथियारों की। ये सुनकर मैनेजर काफी चौंक जाता है और वो कहता है कि बाकी सब कुछ अरेंज हो सकता है, पर वो वेपन से उनकी हेल्प नहीं कर सकता। इन सब में टोटल खर्चा आता है 80 लाख। उसके बाद वो एक लोकल स्टोर पर जाता है जहाँ से उसे क्रॉसबो मिल जाते हैं, और जैसे ही वो घर पहुँचता है उसने 500 मील ऑर्डर की थी, वो भी आ जाती हैं। और ये सब देखकर काफी लोगों का ध्यान अमन की तरफ जाता है, क्योंकि वहाँ पर काफी सारे डिलीवरी ट्रक्स थे और इतना सारा खाना कम से कम 10 लाख का होगा। और कुछ ही मिनटों में उसका पूरा घर खाने से भर गया था और बिना कोई टाइम वेस्ट किए उसे सारा खाना स्टोर कर लिया। इसके बाद उसे अगले 1 साल तक खाने की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगले ही दिन सिक्योरिटी कंपनी वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं और उसके सेफ हाउस को बनाना शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर उसे पड़ोसी उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुमने गलत दवाई तो नहीं ले ली है। पर अमन उन सब की बातों को इग्नोर करता है और मन ही मन में कहता है कि 3 महीने बाद पता चलेगा कि सही कौन था और गलत कौन। वो जिस सुपरमार्केट में काम करता था उसके मैनेजर के पास जाता है और कहता है कि वहाँ की सारी दवाइयों का स्टॉक उसे खरीदना है। वो डबल प्राइस देने को भी तैयार था, और तो और जो ऑर्डर्स पहले ही बुक हो चुके थे उन्हें भी उसी ने खरीद लिया था। और वो धीरे धीरे सारे सामान को घर पहुँचा देता है और इन सारी चीजों पर सुहाना का ध्यान जाता है और वो मैसेज कर अमन से पूछती है कि क्या कुछ होने वाला है, और अमन उसकी सारी बातों को इग्नोर कर देता है, जो देखकर सुहाना को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। जो लड़का हमेशा उसकी सारी बात मानता था अब वो अल्फा सिग्मा बन गया है। और ये सुनकर उसकी दोस्त उस पर हंसती है और कहती है अगर ऐसा कुछ होने वाला होता तो गवर्नमेंट हमें इन्फॉर्म जरूर कर देती। और कुछ ही दिनों में अमन का सेफ हाउस तैयार हो गया था। कंपनी ने उसी के साथ पूरे बिल्डिंग में 360 डिग्री कैमरास भी इंस्टॉल किए थे और ये देखकर अमन बहुत खुश था। अब बस एक ही चीज बाकी थी, और अगले दिन एक पूरा ट्रक भरकर पानी आता है, जिसमें से एक डिलीवरी ड्राइवर थे उसके अंकल, और वो उससे पूछते हैं कि इतना सारा पानी क्यों। पिछली लाइफ में उसके अंकल ही सिर्फ एक ऐसे इंसान थे जिसने उसकी हेल्प की थी, इसीलिए वो उन्हें बताता है कि इस साल मौसम थोड़ा खराब होने वाला है तो वो अपने घर पर सारी चीजें स्टोर कर ले ताकि वो सरवाइव कर सके। वो बिलीव नहीं करना चाहते थे, पर अमन का इतना सीरियस फेस देखकर उन्हें लगा कि उन्हें सामान इकट्ठा कर लेना चाहिए। काम शुरू करो। और आगे कुछ दिनों में अमन 5 स्टार होटल्स में जाता, खाना खाता, शॉपिंग करता और सारी चीजें इकट्ठा करता। क्रॉसबो से प्रैक्टिस करता, खाता और शॉपिंग करता, खाता और शॉपिंग करता और प्रैक्टिस करता। ग्लोबल फ्रीज से सिर्फ 3 दिन पहले अपनी कंपनी में जहाँ पर वो स्टॉक सुपरवाइजर था, चाय बनाता और सबको इनवाइट करता है जिसमें उसने नींद की दवाई मिलाई थी, और 1 घंटे में सब बेहोश हो जाते हैं। और अब उसकी बारी सारी चीजों को चुराने की। फ्यूल, फूड, वो सब कुछ अपने डायमेंशन में स्टोर कर लेता है। वहाँ पर सिर्फ एक बॉक्स बचता है और उस बॉक्स में ऐसे कपड़े थे जिन्हें पहनकर तुम -100 डिग्री में भी सरवाइव कर सकते हो। अब अपने प्लान को परफेक्ट बनाने के लिए उसने वो चाय खुद भी पी ली और बेहोश हो गया। उसके एम्प्लॉय उसे 2 घंटे बाद उठाते हैं और कहते हैं हम बर्बाद हो गए, सब कुछ चोरी हो गया है। और ये सुनकर अमन शॉक होने का नाटक करता है। और ये सब जानने के बाद कंपनी का ओनर अमन को कॉल करता है और कहता है कि बाकी सबके साथ मिलकर उसी ने चोरी की है। और वो हंसते हुए कहता है कि वो इतना शातिर नहीं है कि वो ये सब कर सके। उन सबको पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और पूछताछ की जाती है और किसी के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिलता। जब सारा वेयर हाउस एक ही बार में दूसरे डायमेंशन में चला गया हो तो उन्हें प्रूफ भी क्या ही मिलेगा। और इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ऑफिसर अमन को कहता है कि शहर से बाहर मत जाना, तुम सस्पेक्ट हो। और अमन एक इविल स्माइल के साथ कहता है कि मैं अपने घर से बाहर भी नहीं जाऊंगा। और ये सारी चीजें न्यूज पर भी आती हैं, कैसे 3 घंटे के अंदर पूरा सुपरमार्केट खाली हो गया। और यही वो दिन था जिस दिन स्नोफॉल शुरू हो गई थी। अमन को ये पता था कि ग्लोबल फ्रीज स्टार्ट हो चुका है। 3 दिन बाद जब स्टार एक्सप्लोड होता है और शॉकवेव अर्थ को हिट करती है, टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा स्पीड से गिरने लगता है। और अमन कहता है कि इस बार कहानी कुछ अलग होगी। और सोसाइटी के ग्रुप चैट में सब लोग काफी नर्वस थे, क्योंकि इतनी बर्फ उन्होंने पहली बार देखी थी। और खिड़की से बाहर देखते हुए वो सोचता है कि काफी सारे लोगों के लिए ये पहली बार और आखिरी बार होगा कि वो इतनी बर्फ देखेंगे। पिछली जिंदगी में ये स्नोस्टॉर्म 3 महीने तक रहा था और टेम्परेचर हर दिन गिरता जा रहा था। जिनके पास भी खाना नहीं था वो धीरे धीरे मरते गए। दूसरे दिन बर्फ इतनी जमा हो गई थी कि कोई बाहर भी नहीं जा पा रहा था। और तो और हीटर के बावजूद हर किसी को अपने घर में भी ठंड लग रही थी। लेकिन अमन ने पहले से ही काफी सारे हीटर खरीद रखे थे और वो इतनी ठंड के बावजूद भी अपने घर में आराम से सो रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी नींद खुल जाती है फोन का शोर सुनकर। कोई उसे बार बार कॉल किए जा रहा था। अमन फोन उठाता है और देखता है कि सुहाना उसे बार बार कॉल कर रही थी।
क्योंकि अब वो अपने घर में ठंड से मर रही है और साथ ही साथ मैगी खा रही है। और वो अमन से पूछती है कि क्या तुम्हें टेम्परेचर के बारे में पहले से पता था, जिस वजह से तुमने हर रोज सामान अपने घर में स्टोर किया था, और अगर तुम्हें पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। ये सब सुनकर अमन उसकी बातों को इग्नोर करता है और फोन काट देता है। पर फिर भी बेशर्मों की तरह सुहाना उसे मैसेज करती है कि वो अपना खाना थोड़ा उसके साथ शेयर करे। अमन उसका मजाक उड़ाते हुए उसे एक फोटो भेजता है जिसमें मीट और वाइन थी, और ये देखकर सुहाना की भूख और भी बढ़ जाती है। और फिर वो फोन को साइड में रखकर उसे इग्नोर कर देता है और खाना खाने लग जाता है। तभी उसे आईपैड पर दिखता है जो सीसीटीवी उसे इंस्टॉल करवाए थे कि सारे सोसाइटी के मेंबर शर्मा आंटी के पास खड़े हैं और वो उन्हें कह रही हैं कि ये बर्फ ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन तक होगी, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसीलिए ज्यादा खाने को अपने पास स्टोर करना रूल्स के अगेंस्ट होगा। तभी सोसाइटी का एक मेंबर कहता है कि क्या होगा अगर ये बर्फ ज्यादा दिन तक चले। वो उसे कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ भी होगा तो सोसाइटी कमेटी इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। और तभी अमन वहाँ पे आता है और आंटी उसे देखकर कहती है कि तुम हमें परेशान मत करो, और वो उन सबको इग्नोर कर दोबारा से अपने घर में चला जाता है। एक हफ्ते बाद भी हर रोज बर्फ गिर रही होती है और टेम्परेचर धीरे धीरे नीचे जा रहा था। सोसाइटी ग्रुप चैट में शर्मा आंटी सबको मैसेज करती हैं अमन को दरवाजे के सामने से बर्फ हटानी चाहिए क्योंकि वो जवान है। और अमन ये देखकर ग्रुप में मैसेज करता है कि नहीं, ये ऐसा होगा जैसे समुद्र से बाल्टी से पानी निकालना, और कहता है कि सोसाइटी में जो अमीर आदमी है उनसे कहिए बर्फ हटाने के लिए, क्योंकि उनके पास पैसा है और एम्प्लॉय भी है जो ये काम कर सकते हैं। तभी आंटी का मैसेज आता है कि ये सोसाइटी कमेटी की तरफ से है और कोई भी अगर इसका अपोज करेगा तो उसे पुलिस में रिपोर्ट कर दिया जाए। अमन को पता था कि ये सब कुछ झूठ है, इसीलिए वो कहता है कि कहता है कि ये मैसेज सोसाइटी के अमीर लोगों के लिए क्यों नहीं है। सुरेश और रमेश, सुरेश एक कंस्ट्रक्शन बॉस है और उसके पास एम्प्लॉयज हैं जो ये काम कर सकते हैं, और रमेश बहुत ही अमीर है जो कि पैसे से ये सारा काम करवा सकता है। ये देखकर आंटी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती हैं और उन दोनों मेंबर्स को मैसेज करती हैं कि तुम्हें यहाँ पर आकर बर्फ हटानी होगी, क्योंकि ग्रुप चैट में ये सब बातें चल रही हैं। ये देखकर सुरेश को गुस्सा आता है, और तो और रमेश ये दिखाने के लिए कि वो कितना बिजी है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक फोटो भेजता है। ये देखकर आंटी को गुस्सा तो आता है पर वो कुछ नहीं कहती। शर्मा आंटी इतना गुस्सा हो जाती हैं कि वो अमन को खुद कॉल करती हैं और वो उन्हें कहता है कि अगर तुम ऐसे ही बकवास करती रहोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती और फोन काट देती हैं। वो अपना खाना खाने लगता है, तभी उसे अपने दरवाजे से आवाजें सुनाई देती हैं। वो कैमरा में देखता है कि सुरेश उसके घर के बाहर है। सुरेश वहाँ खड़ा होकर चिल्लाता है कि तुम चैट में बहुत हीरो बन रहे थे, बाहर आओ मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अमन अपना क्रॉसबो उठाता है और दरवाजे में जो स्पेस उससे देखता है और निशाना लगाता है। सुरेश बाहर से दरवाजे पर लात मार रहा था और इसी के साथ अमन कहता है कि देखते हैं कौन किसे मारता है, और उसके पैर पर तीर मार देता है। सुरेश को बिल्कुल नहीं लगा था कि एक मासूम सा लड़का जिससे उसने जिंदगी में सिर्फ 3 बार बात की होगी वो ऐसा कुछ करेगा, पर सुरेश को कहाँ पता था ये उसकी जिंदगी का आखिरी टाइम है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें। ये सब होने के बाद सुरेश को डर लगता है कि ये लड़का सच में उसे जान से मारने वाला था, और ये सोचकर वो पुलिस को फोन मिलाता है, पर सिग्नल ना होने की वजह से कोई उसका फोन नहीं उठाता। ठंड की वजह से पैर नम हो गया था, जिसकी वजह से वो खुद ही इलाज करता है और अपने पैर से तीर निकालता है। थोड़ी देर बाद वो ग्रुप चैट में मैसेज करता है कि अमन तुम अपनी औकात में रहो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये मैसेज पढ़कर सब हैरान थे, और तभी अमन बिना किसी डर के मैसेज करता है कि तुम यहाँ आओ और तुम्हें पता चल जाएगा कौन किसे मार देगा। ये सभी मैसेजेस देखकर सब लोग हैरान थे। वो आसपास की सोसाइटी में सबसे पावरफुल इंसान, और आज तक कभी किसी ने सुरेश से ऐसे बात नहीं की थी। और ये मैसेज देखकर वो अपने सारे दोस्तों को बुलाता है ताकि वो अमन से बदला ले सके, और थोड़ी ही देर में उसके सारे दोस्त उसके घर पर आ जाते हैं। वो अपने सभी दोस्तों को उसके घर पर भेजता है और कहता है कि उसके दरवाजे को तोड़ना और उसे मार देना। उसमें से एक टकला कहता है कि आज तुम्हारे मरने का दिन है, तुमने हमारे दोस्त पर हाथ कैसे उठाया। और ये कहते ही वो अपनी तलवार उसके दरवाजे पर मारता है, और ऐसा करते ही उसकी तलवार टूट जाती है, और वो देखता है कि उसका दरवाजा लकड़ी का नहीं फुल मेटल का बना है। और वो सोचता है कि इस बच्चे के कितने दुश्मन हैं, ये दरवाजा तो बैंक के लॉकर से भी ज्यादा मजबूत है। और ये सब अमन कैमरे से देख रहा होता है और कहता है क्या तुमने खाना नहीं खाया, तुम थके हुए हो। वो बाहर खड़े होकर चिल्ला रहे थे। तभी अमन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो किचन में एक पाइप लगाता है और दरवाजे के ओपनिंग से पाइप बाहर निकालता है। बाहर खड़े सभी लोगों को लगा कि इससे कोई खतरा नहीं है, पर तभी अमन उन सब पर पानी स्प्रे कर देता है और सभी वहाँ जमीन पर लेट जाते हैं, क्योंकि इस ठंडे मौसम में पानी तीर से ज्यादा खतरनाक है। सिर्फ 3 आदमी वहाँ से बचकर निकल पाते हैं, और ये देखकर अमन को बहुत मजा आता है। वो तीनों आदमी भागकर सुरेश के घर पर जाते हैं
और वो गुस्से में पूछता है क्या तुम सबसे मिलकर एक बच्चा नहीं संभाला गया। और वो बताते हैं कि उसने हम पर पानी स्प्रे कर दिया, हम बड़ी मुश्किल से बचकर आए हैं। और तो और उसका दरवाजा फुल मेटल का बना है। सुरेश गुस्से में कहता है कब तक वो अपने घर पर छुपा रहेगा, कभी ना कभी तो उसे बाहर आना ही पड़ेगा। और कुछ आदमी उसे घर के आसपास लगा दो, जब भी वो बाहर निकले तुम उसे पकड़ लेना। बिल्डिंग के एंट्रेंस पर अमन के अंकल और बाकी सब बर्फ खोद कर सुपरमार्केट तक का रास्ता बना रहे थे, पर थोड़ी देर में उन्हें एहसास होता है कि अमन ठीक कह रहा था। जितनी जल्दी वो बर्फ हटाते हैं उससे जल्दी और बर्फ इकट्ठा हो जाती है। ये देखकर अमन मन ही मन में सोचता है कि इंसान इस ग्लोबल फ्रीज को नहीं हरा सकते। न्यूज चाहे कुछ भी कहती रहे, पर इस ग्लोबल फ्रीज में 95% पॉपुलेशन जमकर मर जाएगी। तभी सुहाना अमन को मैसेज करती है कि क्या वो ठीक है। अगर अमन को उसकी सच्चाई नहीं पता होती तो अभी वो यहाँ पर होती। वो उसे मैसेज करती है कि अमन उसे थोड़ा सा खाना दे दे और उसके बाद वो डिनर पर उसे इनवाइट करेगी। पर अमन उसे चिढ़ाते हुए एक फोटो भेजता है और कहता है कि डिनर पहले ही लग चुका है। और ये मैसेज देखकर सुहाना गुस्सा हो जाती है और कहती है इसीलिए तुम सिंगल हो, अब तुम्हारे मेरे साथ कोई भी चांसेस नहीं है। और तभी मौका देखकर उसकी दोस्त भी उसे मैसेज करती है और कहती है तुमने सुहाना को गुस्सा दिला दिया है। और अमन ये सब पढ़कर देखता है कि ये ड्रामा बहुत ही वीक है, ये मुझ पर काम नहीं करेगा। अमन के पास एक और मैसेज आता है कि ये बर्फ हमेशा नहीं रहेगी, तो अपने पड़ोसियों की मदद क्यों नहीं करता। अमन इन सारी बातों को इग्नोर करता है और एक छोटा सा मैसेज टाइप करता है और ये देखकर वो भी गुस्सा हो जाती है। अमन इतना क्यों बदल गया है ये सोचना छोड़कर वो दूसरे लड़के को कॉल करती हैं, जो भागा वो उनके पास आता है और कहता है कि ये मेरा आखिरी बचा हुआ खाना है, तुम ये खा लो। उन्हें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो उसे वहीं से भगा देती है बिना बात किए। और सुहाना के दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि वो अमन से बदला कैसे ले। उस खाने की मदद से वो 5 दिन निकाल देते हैं। 5 दिन बाद पूरी सोसाइटी में बिजली और पानी बंद हो जाता है। और ये सब देखकर सभी पड़ोसी घर से बाहर आते हैं और एक दूसरे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे घर पर लाइट है। और बिजली कटने की वजह से अब हीटर भी काम नहीं करता और सब बर्फ से जम रहे थे। अमन अपने घर में चिकन खा रहा था और वो खत्म करने के बाद इन्वर्टर ऑन करता है, जो कि उसने खरीदे थे या फिर चुराए थे। शर्मा आंटी अपने घर में अपने पोते के साथ बैठी थी और बर्फ से जम रही थी। और उनके पास एक मैसेज आता है जो पूरी सोसाइटी में किसी के पास नहीं था। और वो बताते हैं कि ऐसा स्नो स्टॉर्म है जो 100 सालों में एक बार आता है और हो सकता है 99% पॉपुलेशन इसमें मर जाए। और शर्मा आंटी डिसाइड करती है कि सबको ये बात पता चलने से पहले उन्हें सबसे खाना लेना होगा। और वो ग्रुप में एक मैसेज करती हैं कि पुलिस की तरफ से ऑर्डर आया है, सभी लोगों को अपना खाना एक जगह इकट्ठा करना होगा ताकि वो इक्वली सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो सके और कोई भी भूखा ना रहे। और ये देखकर सब गुस्सा हो जाते हैं और सबसे ज्यादा गुस्सा आता है सुरेश को। पर वो कितना भी ताकतवर, अगर ये पुलिस का ऑर्डर है तो उसे भी मानना ही पड़ेगा। और कहती है कि ये बर्फ टेम्परेरी है और वर्कर्स काम कर रहे हैं ताकि वो बिजली और पानी दोबारा से सप्लाई कर सके। अब देखना ये होगा क्या सारे सोसाइटी मेंबर्स अपना खाना उसे देंगे, और अगर वो सारा खाना उसे देंगे तो कौन कौन जिंदा रह पाएगा। शर्मा आंटी का ये मैसेज देखकर सबको गुस्सा आता है। कोई अपना खाना देना तो नहीं चाहता, पर अगर ये पुलिस का ऑर्डर है तो सबको खाना देना ही पड़ेगा। अमन ये मैसेज देखकर सोचता है अगर पिछली लाइफ में उसके साथ ऐसा कुछ ना हुआ होता तो वो भी उनकी बातों में आ जाता। उसके बाद शर्मा आंटी अमन को एक प्राइवेट मैसेज करती हैं कि तुमने 3 ट्रक बर्गर खाना मंगवाया था, तुम्हारे पास काफी सारा खाना होगा, तो तुम्हारी बारी है हमारी हेल्प करने की। ये देखकर अमन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है मेरे पास बिल्कुल भी खाना नहीं है, अगर तुम्हारे पास खाना है तो मेरे लिए मैगी भेज दो, मैं सच में बहुत भूखा हूँ। और इसी चिढ़ाते हुए कहता है कि मोटी तुमने बहुत ज्यादा खाना खा लिया है, शायद इसीलिए तुम्हारा खाना खत्म हो गया, जब तुम बिल्डिंग से खाना कलेक्ट कर लो तो थोड़ा मुझे भी दे देना। ये देखकर आंटी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं। ये सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है, पर क्योंकि उन्हें खाने की जरूरत है, अगर तुम अपना खाना हमारे साथ शेयर करोगे तो ये बर्फ खत्म होने के बाद मैं पुलिस को तुम्हारी अच्छी रिपोर्ट दूंगी। अमन फिर से उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि मेरे पास बिल्कुल खाना नहीं है। और ये देखकर आंटी मैसेज करती हैं कि पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन करूंगी कि तुमने हमारे साथ कैसा बिहेव किया है। और अमन गुस्से में कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकती। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती हैं और फोन काट देती हैं और सोचती हैं कि अमन को छोड़कर मुझे और लोगों पर ध्यान देना चाहिए जहां से मुझे खाना मिल सकता है। और ऐसे ही झूठ बोलते बोलते उन्होंने बहुत सारे मेंबर्स से खाना ले लिया और अपने घर पर रख लिया। 2 दिन बाद जिन्होंने भी उसे खाना दिया था वो ग्रुप चैट में उसे टैग कर कर कहने लगे कि वो सारा खाना कहाँ है जो हमें मिलने वाला था। और ये मैसेज देखकर अमन सोचता है कि ये लोग कितने बेवकूफ हैं, ऐसे टाइम पर ये किसी पर यकीन कैसे कर सकते हैं। इस टाइम पर खाने के लिए मारा मारी है, जहाँ पर लोग खाने के लिए मर रहे हैं या फिर उन्हें शिकार करना पड़ रहा है, वहाँ पर ये किसी इंसान पर यकीन कर कर अपना सारा खाना उसे दे रहे हैं। सभी लोग इतने भूखे थे कि वो ग्रुप में कहने लगे हमें खाना दो वरना हम तुम्हें ही खा जाएंगे। आंटी लिखती हैं कि ये सारा खाना मैंने अपनी मेहनत से इकट्ठा किया है, मैं तुम्हें ये खाना क्यों दूंगी। और थोड़ी ही देर बाद उनका फोन बजता है और सुरेश उन्हें फोन कर रहा था।
वो फोन उठाते ही कहती है कि तुम्हें एक बूढ़ी औरत से क्या काम है, और वो कहता है कि तुमने हमें अच्छा बेवकूफ बनाया, मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही थी, ये पुलिस का ऑर्डर था जो मैं फॉलो कर रही थी। सुरेश कहता है ये बहुत ही अच्छी बात है, अब यहाँ पर ना कोई पुलिस है ना ही कोई कानून है। आंटी बड़ी ही मासूम बनते हुए कहती हैं कुछ ओनर्स ने अभी तक अपना खाना जमा नहीं करवाया है तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, मैं और मेरे दोस्त इसे डिस्ट्रीब्यूट करने में तुम्हारी हेल्प करेंगे। और ये कहते ही थोड़ी देर बाद वो उसे घर पर चले जाते हैं। सुरेश घर के अंदर घुसते ही उसे चांटा मारता है और कहता है अब तुम्हें कौन बचाएगा। अमन ये सब कैमरे से देख रहा था और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो ये सब कुछ रिकॉर्ड कर ले और ग्रुप में भेज दे। सुरेश और उसके दोस्त सारा खाना ले जाने वाले थे और ये देखकर आंटी उनके पैर पकड़ती है कि कुछ तो खाना उनके लिए छोड़ दो, इसमें से कुछ खाना ऐसा जो उसने खुद खरीदा था। सुरेश बिना कुछ सुने हुए उसे लात मारता और कहता है भाड़ में जाओ। ये देखकर उसका बच्चा बड़ा ही गुस्सा होता है और एक चाकू लेकर उसके एक दोस्त के पिछवाड़े में चाकू और उसे भी एक मुक्का मारते हैं और साइड में कर देते हैं और वो हंसते हुए उसके घर से निकल जाते हैं और बाकी सब